सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। दोस्तों, हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। वाचन स्वर है अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जौंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं, उसने जवाब दिया। तो मैंने कहा, तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह समझने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। वो भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। गाड़ी चली। डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हां, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर जाकर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई, कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चल दिए। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे?
दोनों सज्जनों ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूं, नहीं तो कब का लखनऊ चलाया होता। अब की बार मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी इसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला दिए। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत तो देखो, मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं, हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यहां देखा तो 2 कलांराज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तोड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था किला। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, मगर यहां मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहन मेज पर डटते थे, यहां पांव धोना आवश्यक था। सेवक पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए। सेवक ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए। सेवक ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वो विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, मगर वहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव को हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक जबान हिला देना काफी है। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में थे। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहां 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, पर लैंप न जला।
लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सिलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी इधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैवयोग उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि यहां सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा करते क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज आएगा अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार है नहीं भाई, लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक को अच्छा इनाम दो, लेकिन यह सामर्थ्य कहां थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह न थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिल गई। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह न थी। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं कुछ देर जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर धकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंख निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा, अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो इस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत खो देता है? ये सभी बातें वहां लोग कहते रहे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन मां घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बीर। और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। सुनो कहानी।